हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा गॉस लॉ का लेक्चर जो है वो 4 है। इसमें हम आज को डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सिखाएंगे बाय गॉस लॉ। ठीक, तो आप ऊपर हेडिंग नोट करें। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। और बहुत सिंपल डेरिवेशन है, जैसे आपने इसके पहले के लेक्चर में जैसे डेरिवेशन किए थे बिल्कुल उसी तरह से। और अब हम थ्योरी इसमें ज़्यादा नोट नहीं कराएंगे, हमने पहले में नोट करा दी है, आप उसी के अकॉर्डिंग टू चलना। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये दोनों में चलेगा डेरिवेशन। ये आपका कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। देखिए, जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों ही केस में इसमें जो चार्ज होगा वो सरफेस पर रहता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, चार्ज हमेशा सरफेस पर, अंदर चार्ज नहीं रहता। ये सेंटर है, इसका रेडियस आर है। तो इसमें हम 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक आउटसाइड द स्फीयर, एक ऑन द स्फीयर और तीसरा इनसाइड द स्फीयर। ठीक, तो पहला केस हमारा होगा आर, स्मॉल आर वेरिएबल होता है, कैपिटल आर फिक्स क्वांटिटी है जो कि इसकी रेडियस है। ठीक, तो आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब आउटसाइड द स्फीयर। इसका मीनिंग हुआ कि आउटसाइड द स्फीयर, क्योंकि ग्रेटर देन है। रेडियस कैपिटल आर लिख दिया। हाँ, रेडियस कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल आर वेरिएबल है। ठीक, हम बाहर निकालेंगे इस पॉइंट पर फील्ड, यहां पर लिख दें ब्रैकेट में आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर। ठीक, देखिए इस पॉइंट पर फील्ड जहां निकालना है उसको टच करते हुए गॉसियन सरफेस बना लें। ठीक, हम इस पॉइंट पर फील्ड का कैलकुलेशन करना है हमें। कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर P पॉइंट ले लिया, यहां फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। बाहर है पॉइंट, आउटसाइड, तो केस 1 डाल देना, आउटसाइड द स्फीयर, गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इसके ऊपर एरिया बना लें, एक छोटा सा dA ले लो। ये आपको मालूम है कि स्फेरिकल बॉडी ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसका सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और एरिया का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन भी इधर होगा। एन जो यूनिट वेक्टर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया है। एन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, और एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये जनरल चीज है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो इसमें लिखिए नीचे डायग्राम के नीचे कि कंसीडर ए स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस Q, let R be the radius of sphere, let R कैपिटल R लिखना, be the radius of sphere. Suppose we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड, E लिखकर वेक्टर लगा दें। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P outside the sphere. Suppose we have to calculate electric field at point P outside the sphere at a distance small r. At a distance small r from its center. Draw the Gaussian surface. Draw the Gaussian surface through the point P. यहां पर जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है ना? देखिए, लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. Let E be the electric field at point P.
ड्यू टू द स्फीयर ऑफ चार्ज Q लिखा। कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट dA surrounding the point P, surrounding the point P, लिखिए बाई गॉस लॉ। हाँ लगाइए यहाँ पर गॉस लॉ। क्या होता है E डॉट dA, अंदर चार्ज कितना है? नहीं, जो टोटल चार्ज है सर इसके अंदर वो Q, हम बाहर हैं पॉइंट पर, तो इसलिए अंदर का टोटल चार्ज Q आएगा। ठीक है पक्का? अब इसे ओपन कर दो। ये वहां बोर्ड में आप लिख सकते हैं, एंगल यहाँ पर 0 है, तो EDA cos 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन साइन से बाहर क्यों लिया बताएं? इलेक्ट्रिक फील्ड को E को इंटीग्रेशन साइन से बाहर, क्योंकि E कांस्टेंट होगा और डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद ये मैग्नीट्यूड रह जाता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर अलग अलग है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है ना? तो E को साइन, अब DA की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r लिखना, इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। कभी कभी ये फार्मूले जो है ना वो डेंसिटी के टर्म्स में पूछ दिए जाते हैं। इसमें कौन सी डेंसिटी होगी? सरफेस चार्ज। तो कैसे लिखते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी? सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? Q अपान 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन कैपिटल R यहाँ पर, क्योंकि रेडियस आपका कैपिटल R है। हाँ, तो यहाँ पर जो Q है वो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फार्मूला है, इसमें 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। लिख दें फार्मूला, Q की वैल्यू सिग्मा अपान 4 पाई r स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल कर दें तो सिग्मा r स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हो गया, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फार्मूला बना लिया। और ये फार्मूला आपने कहां बनाया है? आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि आप स्फीयर के बाहर हैं और सिग्मा के टर्म्स में भी लिख दिया है। ठीक, अब ये बता दो कि अगर ऑन द सरफेस हो सेकंड केस में, तो सेकंड केस में R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। ठीक, अब सेकंड केस लिखो, लिखिए केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर यानी कि जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी है वो वाला स्फीयर। समझ गए ना बात को? तो जरा बताएं, अगर सरफेस के ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा, हालांकि आपने जो भी फार्मूला निकाला था ना उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दो तब भी आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन ये R इज इक्वल टू R होगा, तो इसमें फिर वही फटाफट लगाएं, E डॉट DA इज इक्वल टू Q अपान, जस्ट सरफेस पर है पॉइंट। अब जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो देखो या इसी के ऊपर बनेगा, तो इसलिए अलग से नहीं बनाना बोर्ड में। ठीक है? और वहां पर भी थीटा क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर जब सरफेस पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? तो थीटा 0 होगा, तो वही इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लें। ठीक, ये DA cos थीटा, थीटा की जगह 0 डाल दें तो DA आ जाएगा, ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और DA की जगह लिखेंगे 4 पाई, अब कैपिटल R लिखना, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन गया ये सरफेस के ऊपर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे
तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और हमने ये बता रखा है कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो उसके पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड केस R लेस देन R। अब सरफेस के अंदर, तो जब अंदर कोई आप लेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसका रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल r पर फील्ड निकालना, तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ। ये है गॉसियन सरफेस, ठीक। तो इसके अंदर चार्ज कितना है इनक्लोज्ड, 0। तो यहां पर EdA इज इक्वल टू Q इन होता है और Q इन 0 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और आपको मालूम भी है कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर फील्ड हमेशा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। कंडक्टिंग बॉडी चाहे हॉलो हो, चाहे वो आपकी सॉलिड बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0। ये जो फार्मूले आपको हमने लिखाए हैं, ये फार्मूले सॉलिड और हॉलो स्फेरिकल बॉडी, ये दोनों पर जो है वो लगेंगे। इसका ग्राफ बनाना जरूरी है। देखिए ये प्लेन पर ग्राफ है, वैसे तो स्फेरिकल बॉडी है, मतलब मैग्नीट्यूड देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस R, पहले ये बताएं, ये हमने इसी के नीचे हमने बना दिया है, आप चाहें तो अलग से बना देना। पहले तो देखिए, जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक। और सरफेस पर क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें 2 या 3 एटॉमिक लेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डेवलप होता है। तो यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और फिर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल 1 अपान R स्क्वायर है। और जैसे ही सरफेस पर आप पहुंचेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, या तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट लिख दो सबसे अच्छा। ये सेंटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस R। हाँ ये ध्यान रखना, कहीं कहीं पर ग्राफ दोनों साइड बना दिए हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यहां पर इस तरफ होगा, और ये केवल मैग्नीट्यूड है, दोनों तरफ भी बना सकते हैं आप। यहां पर एकदम से जो है वो जो फील्ड होता है ना वो डेवलप हुआ करता है। यहां पर ध्यान रखना, ये एक साइड को बना है, अगर आप चाहें तो इधर भी ऐसे करके बना सकते हैं फील्ड, दोनों साइड, क्योंकि फील्ड जो होगा वो दोनों ही साइड होगा। तो सिग्मा के टर्म्स में भी आपने लिख लिया है और उसके टर्म्स में भी लिख लिया है। अब आप लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हालांकि ये आपके बोर्ड में नहीं पूछते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कॉमन है। हम इसमें बिना थ्योरी लिखाए आपको डायरेक्ट आपको लिखाते हैं। देखिए, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पहली बात, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा उसमें अंदर भी चार्ज होगा, ये थ्योरी आप पहले से जानते हैं। कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर रहता है, इसका रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल r पर फिर सेम वही गॉसियन सरफेस बना लिया। पहला केस R ग्रेटर देन R, यानी आउटसाइड द स्फीयर, बिल्कुल स्फीयर बनाना वहां पर। और डायरेक्ट जरा बता दें क्या बनेगा, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। एक ही फार्मूला, E डॉट dA लिख लेना है, यहां पर फिर वही dA बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाएंगे और यूनिट वेक्टर एरिया भी इधर दिखाएंगे। E dA इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें अंदर हमने जो टोटल चार्ज लिया है वो ये Q ले लिया, कैपिटल Q कर दे रहा है, इस पर टोटल चार्ज। ये गॉसियन सरफेस है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक। ये गॉसियन सरफेस है, इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है।
सब वहीं पर नोट कर दिया। इस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। अभी जो डेरिवेशन इसके पहले किया वो कंडक्टिंग बॉडी का था, उसमें अंदर फील्ड जीरो, लेकिन इसमें अंदर फील्ड जीरो नहीं होता है। जरा बनाओ इसे डेरिवेशन को, क्या करें बोलो। ई टी ए कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटीग्रेशन साइन से बाहर और डी ए की जगह लिखें 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, वही फार्मूला जो आप यूज करते हैं। समझ गए ना, कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा केस बोलो, आर इज इक्वल टू आर, तब क्या बनेगा फार्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दें, बिल्कुल सिंपल थ्योरी। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुटअप कर दें। बस इनसाइड के लिए थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, एक बात याद रखना, इसमें जो डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी, इसमें ना, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ये स्फीयर है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अगर टर्म्स में फार्मूला लिखना चाहेंगे बताएं जरा। रो इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। तो अगर ध्यान देना जरा, इसमें अगर क्यू की जगह हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्यू क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा देखिए जरा क्या बनेगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन, ध्यान दें रो अपॉन, हमने डायरेक्ट लिख देना है, देख के आप अपना नोट कर दें, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर, ये बनेगा फार्मूला। पूछ सकते हैं एग्जाम में कहीं किसी में कि डेंसिटी के टर्म्स में लिखा है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर। जरा इसमें बताओ क्या बनेगा, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दें, ठीक, तो आर स्क्वायर एक कट जाएगा, तो क्या बनेगा यहां फार्मूला, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r/3। ये फार्मूला किसके टर्म्स में है, ये वाला हमने कैपिटल क्यू की वैल्यू इसमें डाल दी। तो यहां पर जब वैल्यू डालेंगे तो ध्यान दें, पाई आपका कैंसिल हो गया, 4 आपका हट गया, तो 3 बचा, ये स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, ये कैपिटल आर क्यूब आ गया। आगे बात समझ में, ये फार्मूला किस टर्म्स में है, ये ना डेंसिटी के टर्म्स में है, ठीक है ना, समझ गए ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो, रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब जरा तीसरा केस बताओ जरा, आर लेस देन आर, डेंसिटी के टर्म्स में फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ये समझ गए दोनों आप। अब जरा ये बताएं, जब आर लेस देन आर होगा तो ध्यान दें जरा, जैसे ये स्फेरिकल बॉडी में नॉन कंडक्टिंग है और अंदर चार्ज भरा हुआ है, टोटल रेडियस कैपिटल आर है, अब जो हमने पॉइंट लिया है वो कहां पर है, इनसाइड, तो यहां से स्मॉल आर पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ। तो पहले इसमें चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ में चार्ज अंदर का चार्ज लेते हैं, तो क्यू इन कितना होगा, देखिए जरा, टोटल चार्ज क्यू, आपने कैपिटल क्यू लिया है, इसमें वॉल्यूम डिवाइड करो 4/3 पाई आर क्यूब, यूनिटरी मेथड, और जितना निकालना है वॉल्यूम का उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आ गया इनसाइड चार्ज। मेरी समझ में, आप समझ गए होंगे बात। हर जगह थीटा वही जीरो है, जब ई डॉट डी एस में ई कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे, ई डी ए कॉस थीटा लिखकर, तो वहां पर थीटा जीरो डाल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन दोनों ही सेम है। जरा बताओ गॉस लॉ लगाओ, ई डॉट, अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, ध्यान दें, यहां से लिखना ई डी एस क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, याद है ना, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन डाल दें, ये है क्यू आर क्यूब
अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन, और एप्सिलॉन नॉट और है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। जरा ध्यान देना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर है। आर क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहां पर भी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3 आएगा फील्ड, अगर डेंसिटी के टर्म्स में देखेंगे। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखेंगे तो ये फार्मूला वही वाली वैल्यू आप पुटअप कर दें, ये रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेंसिटी के टर्म्स में क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुटअप कर देंगे। रो किसके इक्वल होगा? क्यू अपॉन, रो होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यही डेंसिटी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान देना, वो आर क्यूब वहां से कैंसिल हो जाएगा ना जब वहां पर वैल्यू पुटअप कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में। तो यहां पर स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, स्मॉल आर अपॉन 3 और बचेंगे, ये नोट कर दो। ये क्या हुआ? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख दें, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r/3। ये मालूम होने चाहिए फार्मूले, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। बस ग्राफ और बना लें इसका। तो जरा बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा। ये बोर्ड में सिलेबस में नहीं है, जिन लोगों को केवल बोर्ड का करना है वो केवल फार्मूले करके, वैसे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आते हैं, आप रिजल्ट इसका लर्न करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर E प्रोपोर्शनल टू R है, और उसके बाद ये डाउन हो जाता है E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर से। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R बन गया ये आपका। हाँ, अब आप नेक्स्ट डेरिवेशन नोट करें। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ब्रैकेट में थिन वायर लिख दो। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वायर ले ले, थिन वायर है और ये इनफाइनाइट है, यानी ऊपर भी गया इन्फिनिटी तक और नीचे भी इनफाइनाइट तक। डायग्राम आप जब कॉपी में बनाते हैं तो वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जो वायर होते हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज दे रखा है पूरे में, पॉजिटिव भी दे सकते हैं नेगेटिव भी दे सकते हैं, यानी इसमें कौन सी डेंसिटी लगेगी? लिनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो फाइनाइट साइज के वायर होते हैं जिनमें कि आपने चार्ज दे रखा है, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कूलम्स लॉ से निकलता है, वो गॉस लॉ से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसके ऊपर एक एक पॉइंट पर, इसमें सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है, क्यूबिकल भी बन सकता है, ध्यान रखना। तो जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है उसके एक एक पॉइंट पर फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर नहीं आएगा, ठीक। और अगर ये वायर अगर फाइनाइट लेंथ का होगा तो नेचुरल है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेंटर पर कुछ और होगा, ऊपर कुछ और होगा, बाहर बहुत कम होने लगेगा, ठीक है। तो सेम होना चाहिए, इसलिए वायर हमेशा इनफाइनाइट है। कुछ सिमेट्रिकल कंडीशन में ही गॉस लॉ से डेरिवेशन पॉसिबल है, हर जगह नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने इसके पहले जो किया है वो स्फेरिकल चार्ज का था, ठीक, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग दोनों। तो हम सबसे पहले लाइन चार्ज का डायरेक्शन निकालेंगे किधर होगा। वैसे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये लाइन चार्ज है और इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो जो फील्ड का डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द बॉडी और एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे तिरछा नहीं होगा, इंक्लाइन नहीं होगा, सीधे ऐसे। और उसको समझने का ये मेथड है, आप जब बोर्ड में डेरिवेशन आए तो डायरेक्शन यहाँ पर जरूर शो कर दें और यहाँ पर लिख दें ऊपर कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, फिर उसके बाद डेरिवेशन करें उसको, ठीक है। ये डायरेक्शन हमने दिखाया है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जरा इसको समझें हमने कैसे किया। सेंटर से यहाँ कोई भी पॉइंट ले लें, इससे हम P पॉइंट पर R डिस्टेंस पर हम यहाँ पर डायरेक्शन चेक करेंगे। ये वायर इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, तो जो पॉइंट आपने यहाँ पर लिया है ये हमने मिला दिया, इससे दोनों बराबर डिस्टेंस पर, जैसे x इधर और x इधर, एक स्मॉल पार्ट ले लें चार्ज का dx, तो इस dx के ड्यू टू जो फील्ड होगा वो E1 होगा इधर,
ठीक, और इसके ड्यू टू भी इवन होगा। इन दोनों के जो कंपोनेंट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएंगे जिसमें इवन साइन थीटा होगा वो कैंसिल हो जाएंगे। ये नेचुरल है, ये दोनों अपोजिट हैं, और ये जो इनका नेट इफेक्ट होगा वो किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। इसका मतलब है कि रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली का मतलब हो गया कि जैसे आपने ये कोई वायर लिया है और इसको सिलेंडर के समझ लो ये सेंटर पर है, तो इससे इस तरह का फील्ड बनेगा रेडियस के ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो ये डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप डायग्राम बनाकर उसमें नीचे नोट कर दें। ये इनफाइनाइट है लेंथ का वायर है, डॉट डॉट लगा रखे हैं हमने कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज दे दें तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड होगा यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ गए होंगे बात कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अब हम इसका जो है वो डेरिवेशन करेंगे कि कोई पॉइंट जो हमने पी लिया है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने निकाल लिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमारा वायर है इनफाइनाइट, हमें इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है जिसकी कि लाइन चार्ज से डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड का कैलकुलेशन करना है, उसको टच करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो सिलिंड्रिकल बनेगा। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी आप पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाइए कि ये जो लाइन चार्ज है ये सेंटर पर रहे उसके। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे हम कर ले रहे हैं, ये हमने बना दिया। अब आप समझ गए होंगे ये बिल्कुल सेंटर पर रहना चाहिए, यानी जो सिलेंडर हमने बनाया है उसके सेंटर पर। ठीक, ये गॉसियन सरफेस होगा जो हमने रेड कलर से बना दिया है। ओके, आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। देखिए इसमें 3 सरफेस हैं, 2 सरफेस प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और ये कर्ड सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस पेन की तरह बन गया, सिलेंडर है बिल्कुल इस तरह का। ठीक, इसको चारों तरफ घेरते हुए। ध्यान रखना इसमें क्यूबिकल भी पॉसिबल है। ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, इसकी जो आपने सिलेंडर बनाया है इसकी लेंथ हम L ले रहे हैं। जरा चेक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अभी अभी निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक, इस लाइन चार्ज में एरिया का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, एरिया का डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर n से एरिया का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इधर होगा डाउनवर्ड। आप यही वायर वर्टिकली भी बना सकते हैं, यानी पेपर पर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इधर होगा और ऑब्जर्वर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और जो कर्ड सरफेस है उसमें एरिया का डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, और ये आपका एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें थीटा 90 है, इसमें थीटा 90 है, और इसमें थीटा 0 है कर्ड सरफेस के लिए। हमारा n जो है वो यूनिट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया है। ठीक, n यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। जो n पर कैप लगा दें, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। बेटर है आप डायरेक्शन पहले दिखा दें कि रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव अगर आ जाए कहीं पर तो फिर इनवर्ड होगा। ठीक, अब आप थोड़ा 2 लाइन थ्योरी नोट कर दें। देखिए, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर विद, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर with uniform linear charge density lambda, with uniform linear charge density lambda, linear charge density lambda, to calculate field at any point, to calculate field at any point लिखा, कंसीडर ए राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंडर, कंसीडर
ए राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंडर with radius r and length l, with radius r and length l, with infinitely long line of charge, with infinitely long line of charge as its axis. ये लाइन चार्ज इस सिलेंडर के एक्सिस पर है. with infinitely long line of charge as its axis. लिखा एट इट्स एक्सिस, सिलेंडर के एक्सिस पर. हमेशा गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए लगता है. इसमें हमने क्लोज सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 प्लेन और एक कर्ड सरफेस. ठीक, लिखिए फॉर कर्ड सरफेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, for curved surface direction of electric field and area is same, and for plane surface angle between E, and for plane surface यानी कि फ्लैट सरफेस मान सकते हैं या प्लेन लिख दो. ठीक है, एंड फॉर प्लेन सरफेस एंगल बिटवीन E एंड N, E पर वेक्टर लगाएं, N पर कैप लगाएं, इज 90 डिग्री. हाँ देखें यहां पर जरा, तो लिखिए नीचे फॉर प्लेन सरफेस. जरा मुझे बताएं, प्लेन सरफेस में जब आप E डॉट ds लगाएंगे तो यहां पर ये हटा दें क्लोज इंटीग्रेशन का साइन, केवल प्लेन सरफेस के लिए. तो प्लेन सरफेस के लिए जब आप E डॉट ds यहां पर लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8E ds cos 90, ये 0 होगा. ठीक, हमने यहां ये लिख दिया प्लेन सरफेस के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का, तो यहां पर थीटा 90 है. ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जाएंगी वो सरफेस के प्लेन पर होंगी, एरिया का डायरेक्शन इधर होगा. ठीक है ना, और कर्ड सरफेस के लिए थीटा कितना है, 0 है. ठीक, अब वहां पर लगा दें, लिखिए बाई गॉस लॉ देखिए गॉस लॉ में E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इन का मतलब इनसाइड, जो सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज आएगा. ठीक, यहां पर जो E डॉट ds आप करेंगे, इसको हम इसके बाद यहां नोट कर रहे हैं. देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें. एक E डॉट ds प्लेन सरफेस, दूसरा E डॉट ds प्लेन के लिए, तीसरा आपका होगा E डॉट ds किसके लिए, कर्ड के लिए. ये लेफ्ट हैंड साइड हमने, इसके बाद इसको नोट करना, इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये दोनों प्लेन सरफेस है. ठीक, प्लेन सरफेस के लिए वैल्यू कितनी है ये निकाल चुके हैं, ये चाहे से इक्वेशन 1 डाल दें. ठीक, तो बाई इक्वेशन 1 ये 0 होगा, ये 0 होगा, और इसको ओपन कर दें, E ds cos 0. ये बात ध्यान रखना, बोर्ड के पेपर में ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन है, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए लगाया गया है, लेकिन जब अलग कर देंगे सरफेस तो यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएं. ठीक है ना, तो ये E ds cos 0 क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. cos 0 1 होता है, ये हमने cos 0 लिखा है, cos 0. नोट किया. अब क्यू इन की वैल्यू जरा नोट कर ली जाए. क्यू इन कितना होगा, लेमडा क्या होगा, क्यू इन अपॉन लेमडा बताओ, लिनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ. लेंथ कितनी है, एल है, तो क्यू इन किसके इक्वल हो गया, यहां पर नोट करना इधर, क्यू इन इज इक्वल टू लेमडा एल. कंफर्म.
ठीक, इसकी वैल्यू यहां पर डालेंगे और ds बता दो इंटीग्रेशन, E कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर। यहां देख लें कर्व सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ये लाइन चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर ये बनाया है गॉसियन सरफेस, तो r डिस्टेंस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, प्लेन पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, तो यहां पर ध्यान दें E इंटीग्रेशन साइन से बाहर। अब ds का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा। ds एरिया है, ये सिलेंडर है, यहाँ जो ds की वैल्यू होगी वो 2 पाई RL, अंदर का टोटल एरिया, ये कर्ड सरफेस का एरिया 2 पाई RL, ठीक है ना। तो ds इज इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू डाल दें लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ E की वैल्यू लिख दें, ds की वैल्यू 2 पाई RL, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन, एल को कैंसिल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन बन गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। इसमें अगर आप 4 पाई करना चाहें तो फिर 2 लैम्डा बाई R कर देना, अगर आप 4 पाई वहां लिखना चाहें, क्योंकि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम होती है ना, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होती है। ये फील्ड जो आपने निकाला है ये रेडियली आउटवर्ड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो फिर E के ऊपर वेक्टर लगा दें 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R और यूनिट वेक्टर लगा दें R पर, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो। ठीक, और ग्राफ भी बना लें। ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो E का ग्राफ यहां बना दे रहे हैं ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R है, ठीक है ना। तो ये किसका बन गया डेरिवेशन, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, 2 प्लेन सरफेस अलग कर दिए, एक कर्ड सरफेस कर लें। प्लेन सरफेस पर थीटा 90 है, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है। टोटल बना लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो थीटा क्या है, किसके बीच एंगल होता है गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, किधर, ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट डालें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये जो सिंगल लेयर शीट की दिखाते हैं बुक्स में, ये जैसे कोई भी आप वो ले लें, पेपर ले लें और उस पेपर पर जो शीट आपकी दिखाई जाती है वो इनफाइनाइट शीट है। जैसे ये पेपर है, ये हो गई थिन शीट, ठीक, और ये चारों तरफ इनफाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट का डेरिवेशन ही पॉसिबल है। अब हमने मान लीजिए ये शीट ऐसे रखी और हमें यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये गॉसियन सरफेस बनेगा सिलिंड्रिकल, इसको क्रॉस कर दीजिए अंदर, आधा इधर और आधा बाहर, ठीक, और उस पर्टिकुलर पॉइंट P इसके ऊपर होना चाहिए जहां पर आपको फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें डायरेक्शन को शो करना चाहें तो आप बता सकते हैं डायरेक्शन कैसे शो हो सकता है। वैसे आपको मालूम है कि अगर इनफाइनाइट शीट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट होगा ना, और इस तरफ किधर होगा, इधर होगा। अगर ये नेगेटिव शीट होगी तो टूवर्ड्स द शीट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये डायरेक्शन के लिए हम रफली आपको बता दे रहे हैं, जो पिछले हमने इलेक्ट्रोस्टेट में कराया है कि इसके ऊपर रिंग ले लेते हैं, क्योंकि शीट तो इनफाइनाइट है, तो ये जो रिंग ले ली है और तुम्हें अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो तुम्हें ध्यान होगा कि रिंग के ड्यू टू फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एक्सिस होता था,
अगर ये रिंग में पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दें ये, तो ध्यान है रिंग में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये पिछले उसमें निकलवा रखा हमने इलेक्ट्रोस्टैट वाले में। जैसे ये रिंग है, इसके सेंटर से यहाँ पर फील्ड, ठीक, तो यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज लेते हैं रिंग के ऊपर और उससे फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। हम देखो यहाँ बनाकर दिखा रहे हैं रिंग का, ये पिछले लेक्चर में बना चुके हैं, जरा ध्यान दें इस पर। अगर आप बोर्ड में डायरेक्शन दिखा देते हैं तो बेटर होगा। देखिए जरा, इससे फील्ड इस तरफ होगा DE, और यहाँ एक स्मॉल पार्ट लिया, इससे फील्ड इधर होगा DE। नेचुरल है, इसका जो नेट डायरेक्शन होगा वो इधर आएगा। वर्टिकल आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अगर हमने ये एंगल थीटा लिया, ये थीटा लिया, तो इस तरफ क्या बनेगा, DE साइन थीटा, इधर क्या बनेगा, DE साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए और नेट फील्ड इधर होगा। बहरहाल हमें यहाँ पर जो पर्पज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करना है, जो कि अवे फ्रॉम द शीट होगा, ठीक है ना। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर ये जो है वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अवे फ्रॉम शीट। इसमें कौन सी डेंसिटी लगती है शीट में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हम डायग्राम बना रहे हैं, ये इनफाइनाइट शीट है और इसके यहां से किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ठीक। तो इस पॉइंट को टच करते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लें दोनों तरफ, ऐसे। ये सिंगल लेयर चार्ज की मानी जाती है, और नॉन कंडक्टिंग लिखा हो तो तब भी यही वाला डेरिवेशन है, ये नॉन कंडक्टिंग शीट मानी जाती है, सिंगल लेयर शीट की है। ये शीट ले ली, यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है। ये हमारी इनफाइनाइट शीट है, ये गॉसियन सरफेस है। कैसा सरफेस बनाया, सिलिंड्रिकल, ठीक। ये डायग्राम हम हटाएंगे डायरेक्शन वाला, आपने बना लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर डायरेक्शन दिखाना है। अगर बेटर होगा बोर्ड में आप डायरेक्शन दिखा दें, लेकिन डायरेक्शन ठीक से दिखाना, अगर भूल जाएं तो सीधे लिख दें डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, रॉन्ग डायग्राम ना बनाए, क्योंकि रिंग के ड्यू टू फील्ड का जो डेरिवेशन है वो तुम्हारे बोर्ड के उसमें नहीं था सिलेबस में। तो इसमें भी हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया गॉसियन सरफेस को, 2 सरफेस प्लेन है और 1 सरफेस कर्व्ड है। जरा बताएं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी निकाला, इस तरफ होगा, एरिया का वेक्टर इधर होगा, n क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है ना। कितना थीटा है इसमें, 0। यहां पर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और एरिया वेक्टर भी इधर होगा, इधर भी थीटा 0, ठीक। और कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर है, इसलिए यहां पर कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फ्लक्स के जो थ्योरी में हमने जो बेसिक कर रहे हैं डिस्कशन, उनमें इनका डिटेल किया है। ये जो हमने एरिया लिया है कर्ड पार्ट वाले, इनको एरिया S ले लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस R है जिस पर कि हमें कैलकुलेशन करना, हालांकि R इसमें आता नहीं है, कैंसिल हो जाए, R का वहां कट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, फॉर प्लेन सरफेस n क्या है, यूनिट वेक्टर, एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर n, ओके। अब यहां दोनों सरफेस के लिए लिख दे रहे, फॉर प्लेन सरफेस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा मतलब डायरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फॉर कर्व्ड सरफेस थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा क्या है बोलो,
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी कि एन पर हमने कैप लगा दिया। जरा 2 लाइन नोट कर लें, फिर हम डेरिवेशन लिख दें। बोले लिखिए, कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज let sigma be the surface charge density, let sigma be the surface charge density direction of electric field on either side of the sheet, direction of electric field on either side of sheet must be perpendicular to the plane of sheet, must be perpendicular to the plane of sheet, डायरेक्शन शीट फील्ड का परपेंडिकुलर टू द शीट। ये हमने यहां पर शीट ली, यहां डायरेक्शन किधर होगा, ये शीट का प्लेन है, इस प्लेन से कैसे है परपेंडिकुलर, ये है डायरेक्शन, ठीक, अवे फ्रॉम द शीट और परपेंडिकुलर टू द शीट है। नेक्स्ट पैरा में लिखें, कंसीडर ए गॉसियन सिलेंडर, consider a Gaussian cylinder of cross sectional area, consider a Gaussian cylinder of cross sectional area S ले लिया एरिया, consider a Gaussian cylinder of cross sectional area S around the point P पॉइंट है जहां हमें फील्ड का कैलकुलेशन करना है, यहां दिखा हुआ है, हाँ, अराउंड द पॉइंट P एंड लेंथ इज 2r। जरा ध्यान दें, हमारा पॉइंट यहां से r पर है, तो टोटल सिलेंडर की लेंथ कितनी है 2r, एंड लेंथ 2r पासिंग थ्रू द शीट, एंड लेंथ 2r पासिंग थ्रू द शीट। अब लिखें फॉर बाई गॉस लॉ, अब हम ड्राइव कर ले रहे हैं बाई गॉस लॉ, तो लगा दें ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। जरा क्यू इन कैलकुलेट, कौन सी डेंसिटी है इसमें, सिग्मा, जरा ध्यान देना, सिग्मा है यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज अपान एरिया। जरा एरिया चेक करो, इसमें हमने इसका एरिया एस लिया है, आपने ये एरिया एस है, जरा ध्यान दें, इसका एरिया एस है और इस पर डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा में एरिया एस मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल लेयर है, डबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्यू इन अपान, ध्यान दें क्या बनेगा एरिया एस, तो Q इन इज इक्वल टू सिग्मा एस। अब हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ई डी एस प्लेन सरफेस प्लस ई डॉट डी एस, ये भी प्लेन सरफेस के लिए, और तीसरा कर्ड सरफेस, थीटा तो तुम लिख ही चुके हो, Q इन की वैल्यू अभी डालते हैं, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। बोलो प्लेन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थीटा 0 है, चाहे लिखना चाहो तो एक लाइन यहां आप बढ़ा सकते हैं, क्या लिखें बोलो, ई डी एस कॉस 0, वहां एंगल चेक करें 0 है, यहां पर क्या होगा ई डी एस कॉस 0, और इसमें कितना होगा ई डी एस कॉस 90। ये कर्ड सरफेस, ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये cos 0 बन हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन, हाँ ds का इंटीग्रेशन बताएं, ई इंटीग्रेशन साइन से बाहर और ds का इंटीग्रेशन s। क्यों? इसका टोटल एरिया हमने कितना लिया s, तो s ही रखा जाएगा, तो e इंटू एस, क्यू इन की वैल्यू पुटअप करें, कितनी है सिग्मा s अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया ट्वाइस ई एस इज इक्वल टू
सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें डिस्टेंस r नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, तो इसका हाँ ये r के साथ कांस्टेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सरफेस के ऊपर एकदम से ग्रोथ होती है, तो आप करने के लिए कर सकते हैं, यहाँ पर है मतलब ये ऐसे डॉट डॉट पूरा ये कर्व चला जाएगा और ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर लिख दे रहे, ये होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस R का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा डिस्टेंस पर। यानी कि हम अगर कोई ये सीट लेते हैं, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है इसलिए, अगर फाइनाइट होगी तो नहीं निकले, तो इससे नहीं आएगा। फाइनाइट सीट में जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये सीट इनफाइनाइट है इसलिए पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा क्योंकि इनफाइनाइट होने की वजह से। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको 2-3-4 डेरिवेशन करा दिए हैं। लाइन चार्ज का हो गया, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का हो गया, ठीक है ना, और एक इनफाइनाइट सीट का भी हो गया, ये भी सीट नॉन कंडक्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।